नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात संवेदनहीन सोच, महिलाओं पर निशाना साधती बेलगाम बोली, समाज में खाई बढ़ाते भड़काऊ बयान और वो भी गेरुए रंग के वस्त्र पहन महंत की उपाधि लिए व्यक्ति द्वारा। नवरात्र के पावन दिनों में देवी शक्ति की उपासना की जा रही है और ऐसे में किसी पर निशाना साधते हुए उस समाज की महिलाओं को ही कैसे बेइज्जत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक महंत की हेट स्पीच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 दिन बाद केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक कोई पकड़ा नहीं गया, जबकि कथित तौर पर इस स्पीच औरतों के अपहरण और रेप तक की बातें कही गई हैं। पुलिस कह रही है कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी। लखनऊ से महज 100 किलोमीटर दूर सीतापुर में एक तथाकथित हिंदू महंत के नफरती बोलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को 6 दिन लग गए। शनिवार के इस वीडियो में वो बहुत ही ज्यादा नफरती भाषण में कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी दे रहा है। वो अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। इस दूसरे वीडियो में सांप्रदायिक और भड़काऊ टिप्पणियां देते वक्त उसके साथ कम से कम 4 पुलिस वाले दिख रहे हैं, लेकिन एफआईआर आज दिन में वीडियो वायरल होने के बाद हुई। आरोपी बजरंग मुनि एक छोटे से कस्बे खैराबाद में महंत है और सांप्रदायिक बयान देने में उसका पुराना इतिहास है। इस वायरल वीडियो में एक भीड़ जय श्री राम के नारों से उसका समर्थन करती दिख रही है। आरोप है कि इसने कहा कि इलाके में अगर कोई मुसलमान किसी लड़की को परेशान करेगा तो वो मुस्लिम महिलाओं का अपहरण करके उसके साथ रेप करेगा। 2 बजे का समय था, हम लोग नमाज पढ़ के निकले तो ये जुलूस निकल रहा था। कम से कम 1,500 लोगों की संख्या होगी। हम लोग देख रहे थे कि जुलूस निकल रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग नमाज पढ़ ही निकल गए। उसके बाद में जब हम चले गए हैं तो थोड़ी देर बाद जब बाबा ने स्पीच देना शुरू किया तो हम वापस आए। देखा है बाबा बहुत ही गंदी बातें इस तरह के इस्तेमाल कर रहे थे। मुसलमानों के खिलाफ की लड़कियों को उठा ले जाएंगे, उनके साथ खुलेआम रेप करेंगे, ठीक है, ये दंगा भड़काने वाली बातें कर रहे थे। पुलिस मौजूद थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि मामला बढ़ने पर आरोपी महंत अब अपनी सफाई दे रहा है। एक शीशा वाली मस्जिद है, उस दिन हमारी कलश यात्रा निकल रही थी। ये लोग पत्थर लेके और डंडे लेके अपने छतों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे थे और करौली जैसी घटना के लिए जो है प्रयासरत थे। ऐसी घटना जब प्रशासन और के सजगता के कारण नहीं हो पाई तो गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिए। तो हम लोग यही बोले कि देखिए, आप ऐसा करेंगे तो कोई अब सहन शक्ति किसी के पास रह नहीं जाएगी। अगर आप हमारी बहू बेटियों के साथ अत्याचार करेंगे तो आपके बहू बेटियों भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। दूसरी चीज, जब आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी असलियता पता चलेगी, क्योंकि ये तोड़ मरोड़ के छोटी मोटी वीडियो प्रस्तुत की जा रही है जिससे मुझे बदनाम करने के लिए या मुझे फंसाने की एक कोशिश की जा रही है। जब इसका पूरा वीडियो देखा जाए तब आपको पूरी असलियत पता चलेगी। सोशल मीडिया पर सक्रिय कई लोगों ने इस वीडियो को यूनाइटेड नेशंस मानव अधिकार संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजकर उनसे इस मामले में दखल की मांग की है। ये महंत कहलाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। महिलाएं चाहे किसी भी रिलीजन की हों, हम कहते हैं कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। और पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ 1-2 साल से ये देखा गया है कि दोनों कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदुओं को रेप करने की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम्स को, और आखिरकार महिलाएं हैं जो दोनों तरफ से टारगेट होती हैं। और हमें ऐसे लोगों को एक एग्जाम्पल की तरह उनको पनिश करना चाहिए ताकि ये घटनाएं कम हों। सीतापुर में आरोपी महंत के आश्रम के बाहर हलचल तो है, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सीतापुर में मोहम्मद समीर के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ रंजना कुमारी, निदेशक हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, हमारे साथ है। रंजना जी, जो ये बयान आया है सीतापुर से और हमने सुना जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा भी कह रही हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक महिला को इस तरह से महिलाओं को टारगेट बनाना, सॉफ्ट टारगेट बनाना और इस तरह की संवेदनहीन सोच क्यों बढ़ रही है? देखिए, ये महंत के नाम पे जो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, ये पुरुषवादी मानसिकता के सड़ांध है इनके दिमाग के अंदर। और ये सोचते हैं कि इनका जो पूरा सोच है वो महिलाओं के प्रति ही इस तरह की घटना करके समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत बड़े मर्द बन जाएंगे ये। और इनका जो समाज के अंदर ऐसे लोगों को, और मैं तो इतनी आश्चर्यचकित हूं कि पुलिस वहां बैठी थी
मुझे लगता है कि देश भर की पुलिस को एक बार फिर से सेक्सुअल असॉल्ट लॉ के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और मैं सभी पुलिस अधिकारियों को बोलूंगी, क्योंकि जब पुलिस वहां बैठी थी और उन्होंने ऐसा बयान दिया तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी कानूनी रूप से गलत है, कानूनी रूप से ये अपराध है। और इस अपराध को वो सामने बैठ के कर रहा था और 4 पुलिस वाले वहां बैठे हुए देख रहे थे, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। लीपापोती करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से उस वीडियो को लीजिए और उसमें क्या जांच कर रहे हैं आप। अगर इस तरह की बात वहां कही गई है और इस तरह से जो वायरिस्टिक और इस तरह की जो गंदी बयानबाजी है, घटिया बयानबाजी है, इसके लिए इस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी तरफ जो राजनीति में लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को तत्काल इस तरह की बयानबाजी का, हम लोग तो विरोध करते ही और करेंगे और जाएंगे वहां, मुंह पर विरोध करेंगे, लेकिन इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए देश के अंदर। औरतों को समझ क्या रखा है, समझ रखा है कि जब जो मन में आए बोल दो उनके प्रति। रेप करने का मतलब समझते हैं, रेप देश में कानूनी रूप से अपराध है और इस अपराध की सजा फांसी है। और ये क्या भड़का रहे हैं लोगों को, भड़का रहे हैं कि लड़कियों को रेप करो। सबसे पहली बात कि महिला के सम्मान का तो कोई सवाल ही नहीं है इनके मन के अंदर। बिल्कुल, यही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जो महिलाओं की इज्जत, समाज, अगर आप उस किसी भी समाज के पुरुषों पर निशाना साधना चाहते हैं तो उन महिलाओं पर क्यों, उनके कंधे पर गोली रख के क्यों चला रहे। मैं आप इससे एक और चीज रंजना समझना चाह रही थी। हम इस जो बाबा है इसको निशाने पे रखेंगे, हम जो पुलिस वाले हैं उनको निशाने पे रखकर हम पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे वर्दी में, लेकिन जो गाड़ी के इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, हमारा समाज वहां पे जो मौजूद था, वो भी इस तरह के बयानों पर जिस तरह से नारेबाजी कर रहा था, हमारे समाज में भी एक बहुत बड़ा बदलाव क्या आ गया है। जो इस तरह के संवेदनहीन बयानों पर वो लोग भी नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल निधि, आप सही कह रही हैं कि ये तो जितने वहां लड़के खड़े हैं वो तो कहीं ना कहीं इन सब तरह के अपराधों के में शामिल होते हैं। यही लोग हैं जो अपराध करते हैं और यही मठ वाले लोग हैं जो इनको भड़काते हैं अपराध करने के लिए, या इनके मन में इस तरह के ख्यालात डालते हैं कि आप अपराध करिए, चाहे वो मुस्लिम महिला का हो, हिंदू महिला को टारगेट बनाइए और महिला के साथ अपराध करिए। शर्म नहीं आती है? घर के अंदर यही लोग जो वहां नारे लगा रहे थे, घर जाएंगे, माँ खाना परोसेगी, बहन उसके लिए पानी लेके आएगी, परिवार के लोग, मतलब इनको बिल्कुल इनकी आंखों के अंदर से शर्म खत्म हो गई है। जय श्री राम का मतलब क्या है? जय श्री राम का मतलब यह है कि आप औरतों को रेप की बात कर लीजिए जय श्री राम के आड़ में। इसका क्या मतलब है? मतलब यही कि जितने पॉलिटिकल लोग इस तरह के हैं, जो लोग इस तरह की मानसिकता को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वही जिम्मेदार है रेप कल्चर बनाने के। देश के अंदर ये लोग रेप कल्चर बनाते हैं। बिल्कुल, आखिरी सवाल ये रंजना जी कि इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कह रही है कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया में मामला उछला है तो एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो इस तरह की चीजों पे लगाम लगाएगी, या फिर कैसे लगाम लगे? देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही अशोभनीय बात है और बड़ी ही हम लोग के लिए दुख की बात है कि कोई भी जिम्मेदार नेता इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की हरकत करने वालों के प्रति खड़ा होकर बोलता नहीं है। आज ये इस हद तक हम आ गए। आपको याद होगा निधि, जब 2012 में निर्भया का रेप हुआ था तो दुनिया में हम लोग मुंह छिपाते घूम रहे थे, हमारी एम्बेसी के लोग मुंह छिपाते, एमईए के लोग मुंह छिपाते घूम रहे थे, क्योंकि कोई ऐसी सभा नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां की दुनिया में, और कोई ऐसा अखबार नहीं था जिसने कि देश के ऊपर कीचड़ न उछाला उस घटना को लेकर के, या देश के बारे में कहा न हो। यहाँ तक कहा गया रेप, यहाँ नो कंट्री टू लिव फॉर विमेन, रेप कल्चर है यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं, विदेशी लड़कियों ने यहाँ आना बंद कर दिया। और आप देख लीजिए खुलेआम ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की देश की महिलाओं के प्रति इनका किस तरह का बयानबाजी है। इनको नंबर 1 गिरफ्तार किया जाए, जिम्मेदार लोग बयान दें और जिम्मेदार लोग इस तरह के मठाधीशों को इनके मठ पर तत्काल सैंक्शन लगाए, बंद करें, और जो लोग भी वहां चिन्हित किए जा सकते हैं उन सबको गिरफ्तार करिए। क्योंकि आप इस तरह की गंदी भद्दी घटिया बातों को अगर समाज के अंदर फैलाया जाएगा तो फिर किसी के घर की लड़की सुरक्षित नहीं है, किसी महिला का सम्मान नहीं भारतीय समाज में। बिल्कुल रंजना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में हम यही कर सकते हैं कि जो ऐसे मसले हैं उनको सामने रखें, और जो विचारक हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, और जो इच्छा शक्ति अगर राजनेताओं में है तो ऐसे बयानों पर लगाम जरूर लगाएं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की अब सीबीआई जांच करेगी। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब संघ और बड़े औद्योगिक घरानों की फाइलें क्लियर करने के बदले में उनको 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। हालांकि उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया था और डील्स को भी रद्द कर दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि मलिक साहब की भूमिका की भी अब जांच होगी और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने उनसे बात की है। हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान अपनी ही सरकार से सवाल पूछने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब कश्मीर के भी गवर्नर रहे हैं। पिछले साल झुंझुनू में एक सभा में सत्यपाल मलिक साहब ने आरोप लगाया था कि जब वो गवर्नर थे तो उन्हें 150 करोड़ और 150 करोड़ यानी कुल 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई 2 फाइल क्लियर करने के लिए। मैं पढ़ के सुना देता हूं उनका बयान क्या था। मलिक साहब ने कहा था, कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइल आई, एक किसी प्राइवेट कंपनी की थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। मुझे मेरे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और फिर मैंने बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा मैं 5 कुर्ता पैजामा के साथ कश्मीर आया हूं, सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। मलिक साहब, आपने जो आरोप लगाए कि आप जब गवर्नर थे कश्मीर में तब आपको 300 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की गई और आपने वो मना कर दिया और जो जिनके वो डील कर रहे थे वो पीएम के करीबी लोग थे। क्या कहना है इस पर? अब जांच होने जा रही है, सीबीआई जांच होगी आपके आरोपों की। देखिए, जांच का मैं स्वागत करता हूं। मैंने आरोप ये नहीं लगाया कि मुझको ऑफर की गई, मुझे बताया गया कि इसमें इतना रुपया इन्वॉल्व है और ये मुझे पता था कि कौन लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। उनका मैंने खुलासा भी किया और जब जांच होगी तो पूरी तरह खुलासा कर दूंगा। और मैंने ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बता दी थी, ये डील्स हैं और इसमें ये लोग हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो सोशल मीडिया वाले, ये ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मेरी जांच हो रही हो। मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती अभी तो मैं सरकारी ओहदे पे हूँ और इस पद पे रहते हुए ना मुकदमा चल सकता है, ना एफआईआर हो सकती है, ना जांच हो सकती है। लेकिन मैं जांच के लिए सदैव खुला हूँ। छोड़ने के बाद मेरी 100 तरह की जांच कर लें ये। मैं तो 5 कुर्ते पजामे में गया था, उतने में ही लौटा हूँ। अगर मैं डरता तो मैं बोलता क्यों? तो जब सीबीआई आपसे पूछताछ के लिए आएगी, जब आप जाहिर सी बात है जब पद पे नहीं रहेंगे तो आप सारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सवालों का जवाब दूंगा और एडिशनल जानकारी दूंगा। तो ये जो 300 करोड़ की बात आई, जिसमें 300 करोड़ का आपने इन्वॉल्वमेंट की बात की जम्मू कश्मीर में, डीलिंग से एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिया और आपने आरएसएस के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया, आपने नाम नहीं बताया था। अब चूंकि जांच हो रही है तो क्या आपने वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी थी? उस वक्त नाम सहित दी थी, सारी बातें उन्हें बता दी थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए। तो आप ये भी कह रहे हैं मलिक साहब लोग कि आप किसान आंदोलन पे सरकार पर सवाल उठाते रहे, आपने जो पार्टी की लाइन थी, आप संवैधानिक पद पे, लेकिन जो बीजेपी की लाइन थी, सरकार की लाइन थी, उसके उलट जा करके आपने बयान दिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाना बनाया, कृषि मंत्री को भी निशाना बनाया। तो अब यही वजह है, लोग ये कह रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं कि भाई मलिक साहब ने बोला किसान आंदोलन पे, तो अब देखिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच होने लगेगी, ये कह रहे हैं लोग। देखिए, मैं तो ये बात नहीं कहूँगा कि इसलिए मेरे खिलाफ ना तो जांच हो रही है और ना इस बिना पे होगी। जहाँ तक किसान आंदोलन पे बोलने का ताल्लुक है, उसके लिए मुझे फ़ख्र है कि मैं बोला, चूँकि मैं उन वर्गों में पैदा हुआ था और उनके साथ अन्याय हुआ था और आज भी हो रहा है और आगे भी मैं बोलूँगा उन पे। मुझे उसका कोई डर नहीं है। 100 जांच हो जाए, किसानों के मुद्दे को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपको लगता नहीं कि इस देश में ऐसा ये एक माहौल भी बन गया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच हो जाएगी, ईडी की जांच हो गई, तो आपको डर नहीं लगता इन जांचों से? नहीं, मुझे क्या, मेरे पास है ही नहीं कोई चीज़ ऐसी जिसके लिए मुझे डरना पड़े। ना मैंने कोई काम किया ऐसा। मैं 100 तरह की जांचों को इनवाइट करने के लिए तैयार हूँ। सीबीआई अगर जब पूछताछ के लिए, जब जाहिर सी बात आपसे अभी तो नहीं, लेकिन जब भी आपको पास सम्मन आएगा, जब आप
नहीं रहेंगे गवर्नर, आप शायद अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद जब आपके लिए पूछताछ की जाएगी तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं आप? न सिर्फ सहयोग करूंगा बल्कि मैं, हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो खुद को गंदा करते हैं। मुझे इनको चाहिए कि मुझे रंजिश में ना छेड़ें। नॉर्मल कोर्स में मेरी 50 जांच कर लें, लेकिन रंजिश में छेड़ेंगे तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। अभी और भी बहुत सारे राज हैं मलिक साहब जो आपने अपने सीने में दबा रखे हैं, आप थोड़ा एक शगुफा छोड़ देते हैं और फिर हम लोग जो है स्पेकुलेट करते रहते हैं कि और भी राज हैं जो दबा के रखे हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं दबा के रखे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? डील्स के बाहर भी बहुत कुछ है जिसको मैं बताऊंगा तो उसमें कठिनाई होगी लोगों को। तो आप कहीं ना कहीं ये तो नहीं संकेत दे रहे हैं कि अगर मेरे गिरेबान तक आओगे तो मेरे पास और भी हैं, मैं तुम्हारे गिरेबान तक जाऊंगा, ये तो नहीं कहीं इम्प्लाई कर रहे हैं आप? ये मैं इम्प्लाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसा सिटिंग डक भी नहीं हूँ कि आप मेरे पे हमला कर रहे हो, मुझे मार लें या मुझे डरा दें। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और डट के लड़ूंगा। और देश की बात में अब खबर है बलिया से। पहले एक आपको बता दें कि किस तरह से बलिया में जिस तरह से पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है, तो तमाम पत्रकारों ने मिलकर वहां पर गिरफ्तार पत्रकारों के समर्थन में जिले के पत्रकारों ने लगातार 5वें दिन प्रदर्शन किया है। ये पेपर लीक वाला मामला था, कुछ पत्रकारों ने उजागर किया था और उनको हिरासत में ले लिया गया था। तो जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने आप देख सकते हैं किस तरह से जुलूस निकाला है। उन्होंने ताला और थाली बजाते हुए जुलूस निकाला। और आज इस जो ये प्रदर्शन था पत्रकारों का, इसमें राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी और कुछ राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है। नकल माफियाओं पर लगाम नहीं और सच को दर्शाने वाले 3 पत्रकार साथियों के खिलाफ मुकदमा और उन्हें जेल। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी जब तक उन 3 पत्रकार साथियों की रिहाई नहीं हो जाती। ये लड़ाई जारी रहेगी। 11 तारीख के बाद यह लड़ाई हम जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर ले जाएंगे और इस सरकार को, तीनों पत्रकारों को रिहा करना पड़ेगा। और देश की बात में एक अंतराल के बाद हम आपको कर्नाटक से खबर दिखाएंगे, किस तरह से वहां पे 7 स्कूलों को ईमेल भेजकर बम होने की सूचना मिली है। देश की बात में खबर है मध्य प्रदेश से। पहले एक रंगकर्मी की गिरफ्तारी हुई। कहा गया कि फर्जी आईडी से स्थानीय बीजेपी विधायकों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखते हैं। फिर विरोध करने आए रंगकर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीटा गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर 8 लोगों की एक अर्धनग्न तस्वीर वायरल हुई, जिसमें एक पत्रकार भी था। फिर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। इसके बाद 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल उठे, क्या लोकतंत्र अर्धनग्न हो गया है? सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी, उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया। मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहनाकर जुलूस निकालूंगा। 2 अप्रैल मध्य प्रदेश में सीधी जिले के रहने वाले रंगकर्मी नीरज कुंदेर को फेक आईडी बनाकर कथित तौर पर बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल और उनके बेटे गुरुदत्त के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के 2 घंटे बाद ही उन्हें जेल भेज दिया गया। नीरज कुंदेर इंद्रावती नाट्य संस्थान के निदेशक हैं। भले ही अनुराग मिश्रा के नाम से जिस आईडी के लिए नीरज को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका फोन
पुलिस के पास होने के बावजूद उस आईडी से पोस्ट किए गए। 2 तारीख को मुझे मेरे घर से पुलिस वालों ने कहा कि टीआई साहब ने बुलाया है थाने जाने के लिए। मैं यहाँ से निकला, मैं जैसे ही पहुँचता हूँ थाने में तो मेरा मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और मुझे बोला जाता है कि अनुराग मिश्रा नाम की एक फर्जी आईडी है जो मैं चलाता हूँ, उसी आरोप में मुझे गिरफ्तार किया गया है और मुझे जेल भेजा जाएगा। और मैंने कहा कि मेरे वकील आ जाए तब तक मैं समझूं क्या है मामला। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बहुत सारे लोग आ गए, मैं बहुत डरा हुआ था वहां पर और मुझे मारने की सभी लोग धमकी दे रहे थे। पुलिस वालों ने आनंद फानंद में सारा फॉर्म वगैरह जो भी भरा और फिर तहसीलदार साहब के सामने पेश कर दिया मुझे और मुझे जेल भेज दिया। 4 दिन तक मैं जेल में रहा। वहां पर पता चला कि मेरे ऊपर 151 की जो धारा है शांति फैलाने की वो लगाई गई है। 4 दिन बाद जब मैं निकला तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं 4 दिन तक था लेकिन बाहर सब ठीक होगा, लेकिन जो बाहर घटना घटी सबसे ज्यादा निंदनीय थी। 2 अप्रैल की ही शाम सीधी के रंगकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब जिला कोतवाली के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए तो पुलिसकर्मी उन्हें पीटने लगे, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई। वरिष्ठ रंगकर्मी नरेंद्र बहादुर किडनी के मरीज हैं, जीवन रक्षक दवाओं पर आश्रित हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्हें दवाएं और खाना भी नहीं दिया गया। नारे लगाते ही पुलिस मारने लगी, लेकिन जिले के कप्तान कहते हैं पुलिस ने उन्हें पहले समझाने की कोशिश की थी। वो प्रकरण चूंकि 419, 420 और 66C, 66D IT एक्ट का था, उसके अंतर्गत उसमें उसकी गिरफ्तारी भी की, तत्काल छोड़ा भी गया। बाद में फिर वो वहाँ पे हंगामा करने लगा तो उसे 151 में अरेस्ट करके तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया। इस पर तहसीलदार साहब ने उसे जेल भेज दिया। बाद में कुछ दिनों बाद उसकी जमानत भी हो गई। उसी दिन उसके कुछ समर्थक थे जिसमें श्री कनिष्क तिवारी और भी बहुत सारे लोग आए और थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जिससे इस पर हमारे टीआई ने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने तो उनको बलपूर्वक वहाँ से हटाया और प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। इसके बाद उनके खिलाफ एक प्रकरण भी कायम हुआ है 10 लोग, इसमें 30-40 लोगों के खिलाफ, जिसमें से 10 लोगों के तत्काल गिरफ्तारी भी हुई है, पर इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करके सुबह मॉर्निंग में पेश किया गया है। वैसे हमें तो नहीं दिखा कि मारने के दौरान समझाने की कोशिश कब की गई, लेकिन जो लोग पिटे, जिनके कपड़े उतारे गए, सुनिए उनका क्या कहना है। सीसीटीवी कैमरे में कैद सुनील भुरतिया नीरज के दोस्त थे, धरने पर बैठे थे। पुलिस ने मारा तो भागने लगे, लेकिन आरोप है कि दुकान पर विधायक के समर्थकों ने पकड़ा, मारा और कई घंटों तक शहर में घुमाते रहे। उन्होंने मुझे घसीट के मारा और मुझे गाड़ी में बिठाने लगे। करीब उस 20 से 25 की संख्या में वो लोग थे। उन्होंने मेरे साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मारपीट की। उसके बाद मुझे डंडे और बंदूक की दम पे गाड़ी में बिठाया एवं पूरे शहर में मारते हुए घुमाते रहे। के बाद जब मैं अधमरा सा हो गया तो मुझे कोतवाली के सामने फेंक के चले गए और जब मैं थोड़ा सा होश में आया तो मैंने जो है तो टीआई साहब को आप बीती सुनाई और जब आप बीती सुनाई तो उन्होंने ना तो मेरे FIR लिखी और ना ही मेरा मेडिकल कराया। उसी शाम कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। 5 दिन बाद एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें थाने के अंदर कुछ लोगों को कपड़े उतारकर खड़ा किया गया है, जिसमें पत्रकार कनिष्क तिवारी भी थे। 18 घंटे उन्हें हवालात में रहना पड़ा। थानेदार तो थानेदार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भी कहने लगे कि कपड़े सुरक्षा की दृष्टि से उतारे गए हैं। जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही है, ऐसा न्यूड नहीं है, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्रिवेंटिव अरेस्ट करके हम उसको रात में एज पर प्रोसीजर लॉकअप में डाल दिए। इसका प्रोसीजर ये है कि लॉकअप में भेजने से पहले हम उसमें पहले से है कि इसमें हम लोग पैंट शर्ट निकाल के हम भेजते हैं पूरी शर्ट। ये हमारा प्रोसीजर है ताकि कोई सुसाइड कमिट ना करे, कोई ऐसे भी हरकत ना करे। हमें नहीं पता कि सुरक्षा की कौन सी दृष्टि से कपड़े उतारकर उसकी तस्वीर को वायरल किया जाता है। बहरहाल पत्रकार कनिष्क तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी 10 साल की बिटिया की तस्वीर साझा की है। लिखा है, जब अखबार घर आया तो मेरी 10 साल की बेटी ने उस अखबार को खोलते हुए मेरी अर्धनग्न तस्वीर देखी और पूछा, पापा ये क्या है? तो मेरे आंखों से आंसू छलक आए और मैंने सिर्फ यही कहा कि बेटा, ये आपके पापा के द्वारा पत्रकारिता के रूप में किए गए काम का इनाम है। वाकई नए निजाम में सत्ता के खिलाफ उठने, बोलने, लिखने का शायद यही इनाम है।
कुल मिलाकर पुलिस वालों पर कार्रवाई एक तस्वीर के वायरल होने के बाद हुई है। ऐसा पुलिस वालों की निलंबन की चिट्ठी में भी लिखा है कि तस्वीर वायरल कैसे हो गई, यानी पुलिस लॉकअप के अंदर किसी को मारे, पीटे, गालियां दे, कपड़े उतार ले तो ये उतना गंभीर नहीं है जितना कि ऐसा करते हुए पुलिस की तस्वीर का वायरल होना। वाकई एमपी अजब है। सीधी से हरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब देश की बात में खबर है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के 7 स्कूलों को ईमेल भेजकर स्कूल में बम होने की सूचना दी गई है। बम निरोधक दस्ता सभी 7 स्कूलों की जांच कर रहा है। पुलिस का कहना है वो किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। और आपको बता दें अब 18 साल की उम्र से ऊपर की आबादी के लिए भी एहतियातन डोज के दरवाजे खुल गए हैं। इसकी शुरुआत 10 अप्रैल से हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीके की तीसरी यानी एहतियातन डोज की कीमत देनी होगी करीब 600 रुपये और इसकी सुविधा निजी टीका केंद्र पर होगी। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।